नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। द लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल इंडियंस साल 2021 के लिए देश के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची जारी कर दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस सूची को जारी किया है। शीर्ष पर हैं प्रधानमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी। 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी थे पहले पायदान पर। दूसरे स्थान पर गृह मंत्री अमित शाह काबिज हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। 2019 में 10वें स्थान पर रहने वाले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बार चौथे स्थान पर पहुंच चुके हैं। यानी कि अगर चार सबसे ऊपरी पायदान पर अगर आप देखेंगे द लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल इंडियंस, तो उसमें साल 2021 के लिए देश के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची के अंदर पहले पायदान पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। दूसरे पायदान पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। तीसरे पायदान पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं और चौथे पायदान पर जेपी नड्डा है, जो 2019 की लिस्ट में 10वें स्थान पर थे। वो अब द मोस्ट पावरफुल इंडियन 2021 की लिस्ट में चौथे पायदान पर पहुंच चुके हैं। यानी कि चार शीर्ष में से तीन बीजेपी के द मोस्ट पावरफुल इंडियंस की लिस्ट के अंदर पहले 3 और 4 पायदान पर बीजेपी से जुड़े। तो हम बात करें तो द लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल इंडियंस, और इसमें साल 2021 के लिए देश के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की गई है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियन एक्सप्रेस ने इस सूची को जारी किया है। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन मुकेश अंबानी 5वें पायदान पर है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 6ठे पायदान पर हैं। 7वें स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। 8वें पायदान पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। तो इस लिस्ट को अगर आप अभी तक देखेंगे तो 8 पायदान में से 6 पर बीजेपी के टॉप लीडरशिप, 1 मुकेश अंबानी और 1 आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो कि तीसरे पायदान पर है। इसलिए से कहा जा सकता है कि द मोस्ट पावरफुल इंडियन की लिस्ट में 8 पायदान पर जो लोग हैं उनमें से आरएसएस से मोहन भागवत को अगर छोड़ दें, रिलायंस इंडस्ट्री से अगर आप मुकेश अंबानी को छोड़ दें, तो बाकी 6 पोजीशन को बीजेपी के टॉप लीडर इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं या फिर उस पायदान पर मौजूद हैं। पहले पर प्रधानमंत्री मोदी, दूसरे पर गृह मंत्री अमित शाह, तीसरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, चौथे पर जेपी नड्डा। उसके बाद अगर बात की जाती है तो 5वें पायदान पर रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी, 6ठे पायदान पर राजनाथ सिंह, 7वें पायदान पर सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और 8वें पायदान पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद है। वहीं अगर इस लिस्ट में आगे बात करें, यानी कि द लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल इंडियंस 2021, तो इसमें इंडियन एक्सप्रेस ने जो सूची जारी किया उसमें 9वें पायदान पर भी बीजेपी नेता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वें पायदान पर मौजूद हैं। जबकि 10वें स्थान पर अडानी ग्रुप के सर्वे सर्वा गौतम अडानी मौजूद। 11वें पायदान पर सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद। 12वें स्थान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर काबिज हैं। मुमकिन है कि इस पूरी लिस्ट पर कांग्रेस प्रतिकार कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस शुरू से कह रही है कि 2 और 2 की सरकार चल रही है, क्योंकि अभी तक 12 लिस्ट जो सामने आई है उनमें से आरएसएस प्रमुख को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा अगर बात की जाए अजीत डोभाल को छोड़ दिया जाए, तो फिर बीजेपी के नेता और उसके अलावा अडानी और अंबानी 12 पायदान तक कौन कौन मौजूद है ये हम आपको बता चुके हैं। और 12वें पायदान पर जो काबिज है वो है विदेश मंत्री एस जयशंकर। वहीं अगर इसी लिस्ट में आगे बात की जाए तो द लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल इंडियंस 2021 की लिस्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी शुमार है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम भी शुमार है। यानी कि अगर बात बीजेपी से इतर कांग्रेस के नेताओं की जाए तो जो द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन कहिए या इंडियंस कहिए, जिसके अंदर कांग्रेस से जो नाम है वो नाम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो नाम है सोनिया गांधी, वो नाम है राहुल गांधी, वो नाम है प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से। ये नाम भी द मोस्ट पावरफुल
इंडियंस की जो 2021 की लिस्ट, उसमें इनके नाम शामिल। अब बात करते हैं बाई इलेक्शन की, क्योंकि कांग्रेस की एक दिन में 3 चुनावी सभाएं होंगी और ये सभाएं एक ही दिन में कल होंगी। सुजानगढ़, सहारा और राजसमंद में चुनावी सभा और नामांकन के कार्यक्रम होंगे। सबसे पहले सुबह 11 बजे सुजानगढ़ में कांग्रेस की नामांकन रैली होगी और इस दौरान कौन कौन नेता वहां पहुंचेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। दोपहर 1 बजे सहारा के अंदर रैली होगी और दोपहर 3 बजे राजसमंद के अंदर चुनावी सभा होगी। हेलीकॉप्टर से कांग्रेस के नेता तीनों जगह पर पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन होंगे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा होंगे, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट होंगे। एकजुटता के साथ कांग्रेस चुनाव प्रचार का आगाज करने वाली है। तो यानी कि कल का दिन पूरे तरीके से सियासी होगा। मंगलवार कांग्रेस के लिए मंगल साबित हो, इसलिए 3 सभाएं तीनों उपचुनाव वाले क्षेत्रों के अंदर एकजुटता का संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी। सचिन पायलट होंगे, अजय माकन होंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा होंगे और ये रैली का लगभग कार्यक्रम भी तय हो चुका है कि सुबह 11 बजे के आसपास सुजानगढ़ के अंदर कांग्रेस नामांकन रैली करने वाली है। दोपहर 1 बजे सहारा के अंदर चुनावी सभा होगी और दोपहर 3 बजे राजसमंद के अंदर चुनावी सभा की जाएगी। लगभग 2 घंटे के अंतराल पर तीनों जगहों को कवर किया जाएगा और यह मुमकिन है सिर्फ हवाई सफर के जरिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से कांग्रेस के नेता तीनों जगह पर जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट एक साथ नजर आएंगे। एकजुटता के साथ कांग्रेस चुनाव प्रचार का आगाज करके मंगलवार से नजर आए। वहीं देश भर में रंगों के पर्व होली की धूम नजर आई। एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी गई। हालांकि कई महानगरों, शहरों में सार्वजनिक होली खेलने पर भी रोक रही। कोरोना गाइडलाइंस के तहत होली मनाई गई ताकि होली के रंग में भंग ना डाल पाए कोरोना। मथुरा में भी रंग और गुलालों से होली को खेला गया। मथुरा में 1 हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाता है उत्सव और देश भर से लोग मथुरा आते हैं होली मनाने के लिए और इस बार कुछ ऐसा ही नजर आया। हालांकि यह भी सच है कि जो विदेशी सैलानी आते हैं उनकी संख्या लगभग ना के बराबर रही, क्योंकि फ्लाइट्स पर काफी हद तक रोक है। ऐसे में विदेशी सैलानी तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो कान्हा की धरती पर होली मनाने पहुंचते हैं वो जरूर वहां पर पहुंचे। कुछ सार्वजनिक जगहों पर होली पर रोक है, इसलिए बड़े कार्यक्रम नहीं हो पाए। कोरोना गाइडलाइन के तहत होली मनाई गई ताकि होली के रंग में कोरोना भंग ना डाल पाए। मथुरा में भी रंग और गुलालों से होली खेली गई। सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन नहीं है कि होली के त्योहार पर मेंटेन की जाए, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि मास्क आपको लगाकर रखना चाहिए था, क्योंकि कोरोना अनकंट्रोल ना हो, ये जिम्मेदारी हमारी थी। तो देश भर के अंदर रंगों के पर्व होली की धूम नजर आई। होली के पर्व पर राहुल गांधी ने देशवासियों को बधाई संदेश दिया और कहा कि हमारे देश की विविधताओं के सभी रंगों के त्योहार होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, सुरक्षित रहें और ये एक बेहतर संदेश दिया गया, क्योंकि ये सभी नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो न सिर्फ खुद कोरोना गाइडलाइंस की पालना करें, बल्कि खुद आदर्श बनते हुए बाकियों को भी ये संदेश दे कि वो कोरोना गाइडलाइंस की पालना करें और इसी के साथ सभी त्योहारों को मनाया जाए। क्योंकि जितना हम कोरोना के गाइडलाइंस की पालना करेंगे उतने ही बेहतर तरीके से हम त्योहारों को सेलिब्रेट कर पाएंगे। वहीं होली के रंगों के पर्व होली पर किस तरीके से शुभकामनाओं का संदेश दिया जा रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का त्योहार है। हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार किया जाए और कोरोना की गाइडलाइंस की पालना की जाए। प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश दिया और कहा कि होली का पर्व बेहद खास होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत और दिलों की दूरियों को मिटाने का दिन। इस दौरान आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का ये त्योहार है। हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार किया जाए।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में रंगों के पर्व होली की धूम चारों तरफ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि समरसता, सद्भाव और भाईचारे के साथ आगे बढ़ते हुए प्रदेश की उन्नति में भागीदारी करें। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की और कहा कि भीड़ भाड़ से बचने की बेहद जरूरत है। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए होली का त्योहार मनाएं, क्योंकि 2 गज की दूरी और मास्क बेहद जरूरी है और ये जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है और ये नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि होली के त्योहार को न सिर्फ 2 गज की दूरी के साथ मनाया जाए, यानी कि आने वाले दिन के अंदर भी कोरोना गाइडलाइंस की पालना आपको दिखाई दे। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, 800 से ज्यादा हर दिन कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं, नए स्ट्रेन का खतरा अलग से देश के अंदर मंडरा रहा है। वैक्सीनेशन अपने चरम पर, लेकिन उसके बावजूद कोरोना अनकंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस कुछ दिनों कोरोना की गाइडलाइंस की पालना कर ली जाए तो कोरोना को देश से बाहर किया जा सकता है और उसके बाद त्योहार अपने अंदाज में फिर से मनाया जा सकता है। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने भी होली की बधाई दी और कहा कि समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि रंगों का त्योहार आप सभी के जीवन में अपार खुशियां लेकर आए। वो सभी रंग आपकी जिंदगी के अंदर भर दे जो आप चाहते हैं। खुशियों की रंग, सुकून की रंग, समरसता की रंग, समृद्धि की रंग, सब आपकी जिंदगी में भर दिए जाए, ये दुआ की जा रही है। और इसके साथ साथ अपील भी की जा रही है कि कोरोना की गाइडलाइंस की पालना जरूर। न रंग गुलाल की धमाक चौकड़ी, न पिचकारी की फुहार। बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने इस बार सादगी से मनाई होली। आमतौर पर कार्यकर्ताओं के साथ रंगते और रंगाते हुए जमकर होली खेलते हैं। विधायक निवास और कार्यालय पर नहीं दिखा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। सादगी से सभी ने होली खेली और होली की शुभकामनाएं, लेकिन साथ में कोरोना से सतर्कता की सलाह भी दी गई और सतर्क नजर खुद भी आए। संदीप शर्मा खुद भी सतर्क नजर आए और इसीलिए ना तो कोई धमाक चौकड़ी नजर आई और ना ही पिचकारी और रंग उड़ते हुए नजर आए। सादगी के साथ होली के त्योहार को मनाया गया, क्योंकि 2 गज की दूरी रखते हुए दिलों की दूरी को अगर मिटा लिया गया तो मान लीजिए होली का त्योहार सफल रहा। वहीं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी होली का जश्न नजर आया। ग्रामीणों के साथ बीएसएफ जवानों ने जमकर होली खेली। पृथ्वीसर और फरीदसर चेकपोस्ट पर होली मनाई गई। बीएसएफ की महिला जवान ने गांव की महिलाओं के साथ डांस किया, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी। और ये बेहद जरूरी भी है, क्योंकि गांव वालों के साथ बीएसएफ एक पारिवारिक रिश्ता बनाकर रखता है और इसका फायदा वहां होता भी। और होली अपने परिवार से दूर तो क्यों ना गांव वालों के साथ मना ली जाए। कोरोना के खौफ के बीच होली का त्योहार और कोटा में इस साल स्थगित रही पारंपरिक कोड़ा मार होली, लेकिन छोटे छोटे समूह बनाकर होली का त्योहार मनाया गया। लोग नहीं छोड़ पाए होली सेलिब्रेशन का माहौल। रंग गुलाल के साथ होली खेली गई, फूलों की होली खेली गई। और देखिए, होली आप खेल भी सकते हैं, आप मास्क लगाकर रखिए और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग जितनी हो सके, फिजिकल डिस्टेंसिंग जितनी हो सके उसको बनाकर रखिए। उसके अलावा आप होली को खेलिए, होली को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि डर सिर्फ कोरोना का है। होली तो आप मना सकते हैं, बाकायदा नियम की पालना करें। कल 30 मार्च है, यानी कि राजस्थान दिवस है और राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि राजस्थान का इतिहास केवल तिथियों से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि यहाँ की आन बान और शान की गौरव गाथाओं को अपने में सहेजे है। यहाँ की संस्कृति, जीवन और संपूर्ण परिवेश प्रणमय है। स्थापना के बाद से प्रदेश में विकास के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित किए गए। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से प्रदेश के चहुमुखी विकास का संकल्प लेने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने में सहभागी बनने का भी आह्वान किया है। बड़े बड़े प्रोग्राम कल भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हाँ, राजस्थान दिवस है और इस दौरान हर किसी की जिम्मेदारी है कि हम राजस्थान को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं, ताकि अग्रणी राज्य राजस्थान बन जाए।
यूडीएच की निगाहों में अब अनूप बरतरिया सबसे आगे। कोटा में 700-800 करोड़ के प्रोजेक्ट मिले बरतरिया को। जयपुर और जोधपुर में भी कुल 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट बरतरिया को देने की तैयारी है। अलबत्ता बरतरिया में है एक खास बात कि वो प्रोजेक्ट को करते समय पर पूरा और क्वालिटी का काम भी वो करते हैं। और यही वजह है कि जब आप दोनों ही पैमाने पर खड़े उतर जाए, यानी कि वक्त पर काम को पूरा कर दें और उसकी क्वालिटी के साथ रत्ती भर भी समझौता ना करें, तो फिर विश्वास बढ़ जाता है। शायद ऐसा ही बरतरिया के साथ हो रहा है और यही वजह कि यूडीएच की निगाहों में अब अनूप बरतरिया सबसे आगे है। और यही वजह कि कोटा में 700-800 करोड़ के प्रोजेक्ट उनको मिल चुके। अब इसके अलावा जयपुर और जोधपुर में भी 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट बरतरिया को देने की तैयारी है। और वजह बिल्कुल साफ, वो प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करते हैं और क्वालिटी का काम भी करते हैं। वहीं श्याम बाबा की कुंज गलियां सूनी पड़ी। होली पर हर साल लाखों श्रद्धालु रहती श्याम नगरी के अंदर इस बार कोरोना की चपेट में कस्बा चला गया और इस वजह से सुनसान हो गया। तोरण गेट पर पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया। खाटू धाम में वार्षिक मेले के बाद 28 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड का उपचुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी घोषित। महाराष्ट्र के पंढरपुर से समाधान महादेव ओथाड़े को टिकट दिया गया। जोधपुर के मोरबा हदक से निमिषबेन सुथार को टिकट दिया गया है। उत्तराखंड के सौट से महेश जीना को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया। खान विभाग को 2 दिन में अर्जित करने 400 करोड़ रुपए। वार्षिक राजस्व लक्ष्यों में कमी के बावजूद मुश्किल टास्क। कोरोना के चलते वार्षिक राजस्व लक्ष्य 7,000 करोड़ से किया 5,000 करोड़। 29 मार्च तक विभाग अर्जित कर पाया था 4600 करोड़। 2 दिन में 400 करोड़ रुपए के लिए विभाग ने भागदौड़ शुरू कर दी। अतिरिक्त निदेशक से लेकर सहायक अभियंता तक को जिम्मेदारी दी गई। लक्ष्य अर्जित नहीं करने पर नोटिस भी जारी किए जाएंगे, क्योंकि पहले ही 7,000 से घटाकर इसको 5,000 किया गया और अभी भी 400 करोड़ कम है और उसको पूरा करने का लक्ष्य दिया गया। और बात करते हैं विधानसभा उपचुनाव और राजनीतिक गलियारों की गपशप। सुजानगढ़ में बीजेपी टिकट में था 2 चेहरों पर दाव। यहां से सियासत जुड़ी है चूरू। सूत्रों की माने तो राठौड़ चाहते थे संतोष मेघवाल का नाम। दूसरी तरफ कस्बा परिवार को था खेमाराम मेघवाल पर भरोसा, जबकि सतीश पूनिया खुद भी मूल रूप से चूरू के। अब भले ही राठौड़ और कस्बा मिलकर जुटेंगे खेमाराम के साथ, सतीश पूनिया को इस सीट पर एकजुट होकर झोंकनी होगी ताकत। और यदि जीत मिलती है बीजेपी को तो चेहरा स्वाभाविक रूप से बंधेगा प्रदेश अध्यक्ष के सिर पर। लेकिन फिर किसकी होगी पार्टी में अंदरूनी सियासी जीत, सवाल ये भी बड़ा रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।